हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम फैक्ट्स पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। जल्दी जल्दी रिवीजन है, नो टाइम खराब। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर हाथी, चीता, गैंडा एवं भैंसा का चित्र मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये बहुत बार, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये मैंने एक बुक देखी थी, उसके अंदर बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये कौन से चार पशु हैं ये याद कर लो। जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो में, उसके उस मतलब मूर्ति के चारों ओर हैं हाथी, चीता, गेंडा एवं भैंसा बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य धातु की मूर्ति मिली है जो नर्तकी की है। 1000 बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, और आप भी ध्यान रखना, आगे भी चांस हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं एवं जौ था। शहद का प्रयोग मिठास के लिए किया करते थे। सिंधु सभ्यता में सड़क यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। अधिक संख्या में मिट्टी से बने खिलौने प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। देखो, मूर्ति पूजा का प्रचलन कई बुक बौद्ध काल से मानते हैं, और कई किताबें मूर्ति पूजा का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता से मानते हैं, और सही भी मानते हैं क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। चलो आगे देखते हैं। ये मैं नहीं मान रही भाई, इतिहासकार बता रहे हैं कि कोई तो बोलता बौद्ध काल से प्रचलन था, कोई सिंधु घाटी सभ्यता से मानता है, लेकिन साक्ष्य देखते हैं तो लगता है कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रचलन मूर्ति पूजा का था। सिंधु, मेसोपोटामिया तथा नील नदी घाटी की सभ्यताएं समकालीन रही हैं। देखो, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी अन्य दो नदी घाटियां हैं। एक चाइना की भी है, जो चाइना के अंदर भी पली फली एक सभ्यता है। ये चार सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया तथा नील नदी। लगभग इनके आपस में व्यापार होते थे, व्यापार विनिमय होते थे, तो उसमें साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग आपस में जानते थे और अपने समकालीन है। मेसोपोटामिया थी वो दजला फरात नदी घाटियों की थी, और जो मिस्र सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे थी। ये नदियों के आसपास ही फली, इनकी एक मेन मुख्य विशेषता यही है। और नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता को प्राक-ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा सकता है। भाई इतना याद रख लेना, प्राक-ऐतिहासिक वो सभ्यता मतलब वो काल है जिसकी लिपि मतलब लिपि थी, लिखना लिखाई थी, लेकिन आज पढ़ा नहीं जा रहा। तो वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता प्राक-ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा सकता है, क्योंकि लोहे का तो प्रयोग हुआ नहीं था। कांसा जानते थे, तांबा कांसा, तो ये कांस्य युग तक सीमित थी। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप भी ध्यान रखना नेक्स्ट के लिए। सुरकोटदा एवं लोथल सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। भाई नदी के मतलब बंदरगाह तो थे, गुजरात में है, और गुजरात समुद्र के किनारे है, तो बंदरगाह भी थे। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। भाई नक्काशी करते थे लोग ईंटों पर, तो वो कहाँ करते थे? कालीबंगन के। कालीबंगन में हो सकता है शिल्पी ज़्यादा अच्छे हों, ये भी एक रीजन हो सकता है। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखो भाई, लोथल नगर में बोलते हैं कि उसके जो दरवाजे थे वो मुख्य मतलब मेन जो सड़क होती थी, आजकल खोलते हैं ना कि मैंने तो रोड पे घर ले लिया, चलो उसी तरफ मैं अपना दरवाज़ा खोलता हूँ, तो लोथल में खोलते थे। और बाकी जो और शहरों की बनावट थी वो ऐसे थी कि मेन रोड की तरफ न खोल के गली के अंदर खोल के वो छोटी गली को मेन रोड पे जोड़ा जाता था। जैसे आज बोलते हैं ना गली नंबर 1, गली नंबर 2। कई माँ बाप बोलते हैं ना कि सीधा रोड पे नहीं जाएगा बच्चा, खेलते खेलते दूसरी तरफ घर कर लो, मुंह कर लो घर का, छोटी गली में। तो औरों की इस प्रकार थी, ये समझने के लिए एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट देखो, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। वही अकेली कांस्य युगीन है, ये चांदी भी इसके अंदर थी। देखो बात आ गई है, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं भाई। क्योंकि अब हम एक आगे पढ़ेंगे क्या क्या मिलता है। हड़प्पन स्थल सिनोली उत्तर प्रदेश बागपत में अभी ताज़ा उत्खनन हुआ है, वहाँ पे शवाधान प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? बागपत में। कालीबंगा, बनावली एवं राखीगढ़ी प्राक हड़प्पन स्थल हैं। रंगपुर एवं रोजदी हड़प्पोत्तरकालीन स्थल हैं। देखो भाई, ये रंगपुर और रोजदी मतलब हड़प उत्तर मतलब बाद के हैं, ये शहर बाद में बने थे उस समय। और ये जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है ये पहले के हैं, पुराने। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है।
अब देखो इनमें कुछ वैदिक के भी फैक्ट हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में लिखी बहुत बातें पारसी ग्रंथ जिंद अवस्था में वर्णित है। भाई जो ऋग्वेद की नकल मानो या कुछ भी, तो ये क्वेश्चन भी बना है। ये पारसी ग्रंथ है कि जिंद अवस्था में भी लिखी हुई है। अवस्था में जिस देवता का उल्लेख है वह हऊर मजदा असुरों का देवता है। आर्यों का मुख्य भोजन दूध एवं इससे बनने वाला उत्पाद था। संगीत के सप्त स्वरों का उल्लेख सामवेद में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। भारत में आर्यों के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। भाई ये आर्य क्या चक्कर है क्या नहीं है, ये हमें ऋग्वेद बताते हैं। हमारा जो ऋग्वेद है उसमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हो चुका है। कसाइट अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि ईरान की आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। भाई भारत में तो हर कोई आना चाह रहा था, तो याद रखना कि कसाइट अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि ईरान की आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है। देखो इसमें भी मतभेद है भाई, इतिहासकार कोई तो संस्थापक मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, लेकिन हमें भी कोई पंगा नहीं लेना। हम मान लेते हैं कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है आर्यों को। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। देखो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ये वो ग्रंथ हैं जो इनको थोड़ा सा इजी मतलब व्याख्या करते हैं, तो फिर उनको ब्राह्मण ग्रंथ बोल देते हैं, क्योंकि इनकी मेन लैंग्वेज तो समझ ही नहीं आती थी। उनको थोड़ा सा सर्वसाधारण तक समझो, या चाहे आज समझने के लिए या उसी समय समझने के लिए आगे इन ब्राह्मण ग्रंथों की को लिखा गया था। तो अथर्ववेद का क्या है, गोपथ है। और ऋग्वेद यजुर्वेद सोमवेद के दो दो तीन तीन है, लेकिन एकमात्र अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। जो अपने दर्शन है ना, दर्शन कौन कौन से अपने, जैसे सांख्य ने कपिल मुनि का सांख्य, योग दर्शन चावारक ने भी दर्शन दिया था। इस तरह से दर्शन है, और उनको उनका जो उनकी मतलब जो पिता है वो कहाँ से निकले हैं, तो उनके पिता उपनिषद हैं। उपनिषद 108 है संख्या में। ऋग्वेद में युद्ध से अभिप्राय गविष्टि गाय का अन्वेषण है। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण बस्ती थी। देखो सिंधु सभ्यता क्या थी, शहरी, और ऋग्वैदिक कालीन क्या आ गई, सभ्यता जैसे सीधे साधे लोग, ग्रामीण बस्ती थी। इंद्र मारुत रुद्र तथा पर्जन्य अंतरिक्ष के देवता माने जाते थे। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता था। देखो भाई देवता भी अलग थे। अब आगे देखो नेक्स्ट में उत्तर वैदिक में बदल जाएंगे धीरे धीरे। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। राजा एवं अभिजातों का बोलबाला हो गया है। देखो ये उत्तर वैदिक में आते आते हो गया था। उत्तर वैदिक काल में सत्ता जनजातीय से प्रादेशिक होती चली गई। अच्छा, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। यह युद्ध देवता, वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। भाई इंद्र का वर्षा आंधी का भी देवता है और तूफान का भी देवता है। और युद्ध का तो हमने टीवी में भी देखा है, याद होगा। तो ये युद्ध का देवता था, वर्षा आंधी और तूफान का देवता। श्राद्ध की प्रथा सर्वप्रथम दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निम्मी ने आरंभ की थी। भाई निम्मी ने सबसे पहले श्राद्ध किया था, हो सकता है, पता नहीं क्यों की थी। ब्राह्मी ऋग्वेद की मूल लिपि थी। अच्छा, ब्राह्मी जो लिपि है ये ऋग्वेद की मूल लिपि थी। जो ऋग्वेद का संस्कृत है ना, वो आज पढ़ा नहीं जाता सर्वसाधारण से। उसके ऊपर तो उसकी लिपि देवनागरी की तरह ना होकर ब्राह्मी लिपि है, ये थोड़ी सी अलग है भाई, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही है। ऐसे दिखने में तो हिंदी जैसे वर्ड्स हैं, पर फिर भी बहुत अंतर है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। देखो भाई जीविका उपार्जन मतलब जो जीविका के लिए कमाते थे, वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या बोला जाता था, उपाध्याय। उपाध्याय, आचार्य नहीं, उपाध्याय कहा जाता था। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद के रूप में कार्य करती थी। राजयुग करने वाले प्रधान पुरोहित को 2,40,000 गाय दक्षिणा में दी जाती थी। बाप रे, इतनी गायों का कैसे पालन पोषण होता था वो जाने। अब चलो अभी
आगे करते हैं। इतना काफ़ी है। मेरी वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर देना और आगे भी बना लेंगे अगर लाइक वाइक होंगे तो।